हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू मार्गदर्शन द लर्निंग वर्ल्ड में। प्रस्तुत है घटना चक्र नागरिक शास्त्र श्रृंखला का 26वां भाग। इस वीडियो सीरीज में हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य परीक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित टीजीटी, पीजीटी, जीटीसी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, नेट, जेआरएफ सेट की दृष्टि से उपयोगी प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार का दूसरा भाग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, कौन निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक नहीं है? यानी दिए गए प्रश्न के विकल्प में 3 विचारक निर्णय निर्माण प्रक्रिया के समर्थक हैं। तो निर्णय निर्माण प्रक्रिया से संबंधित विचारक हैं रिचर्ड स्नाइडर, H.W. ब्रंक और बर्टन स्पेन, जबकि H.J. मार्गेंथाउ का संबंध निर्णय निर्माण प्रक्रिया से नहीं है। हैंस जे मार्गेंथाउ निर्णय निर्माण प्रक्रिया के सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। मार्गेंथाउ ने अपनी प्रसिद्ध कृति पॉलिटिक्स एमंग नेशन में उन्होंने राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संकल्पनाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया है। स्नाइडर, बंक और बर्टन स्पेस निर्णय निर्माण प्रक्रिया से जुड़े हैं। अगला सवाल है, किस राजनीतिक शास्त्री ने प्रक्रिया की संकल्पना राजनीति शास्त्र में की है? आपके विकल्प हैं गार्नर, पॉल जेनेट, ली कॉक या बेंटले। तो आर्थर बेंटले ने राजनीति शास्त्र में सर्वप्रथम प्रक्रिया की संकल्पना का उल्लेख अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में किया है। किसी व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न समूहों के बीच पारस्परिक अंतरक्रिया को राजनीतिक प्रक्रिया के संचालन का आधार माना है। प्रक्रिया की संकल्पना को राजनीति में शामिल करने वाले आर्थर बेंटले हैं। तो सही। अगला प्रश्न है, हैथोन प्रयोग को किसके नेतृत्व में किया गया था? आपके ऑप्शन हैं फिफनर, एल्टन मेयो, गुलिक या वुडरो विल्सन। तो हैथोन प्रयोग एल्टन मेयो के नेतृत्व में किया गया था। इस प्रयोग में मेयो ने उत्पादन पर थकान, विश्राम एवं अवकाश की व्यवस्था के प्रभाव का अध्ययन किया। यह अध्ययन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो के हैथोन प्लांट में किया गया, इसीलिए इसे हैथोन प्रयोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रभाव 2 कर्ताओं के मध्य एक संबंध है जिसमें एक कर्ता किसी दूसरे कर्ता को वह कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है जिसे वह अन्यथा निष्पादित नहीं करता। यह प्रभाव की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आपके ऑप्शन हैं बर्टन रसेल, रॉबर्ट डॉल, मैक्स वेबर या रॉबर्ट टकर। तो सही विकल्प है रॉबर्ट ए डहल। शक्ति की तरह प्रभाव भी राजनीतिक विश्लेषण की एक अवधारणा है। रॉबर्ट डॉल, रो और लासवेल जैसे विद्वानों ने प्रभाव को एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में स्वीकार किया है। साधारण भाषा में प्रभाव का अर्थ ऐसी वस्तु से है जो दूसरों के व्यवहार परिवर्तनों को सूचित करता है। रॉबर्ट डॉल ने प्रभाव के अर्थ को स्पष्ट करते हुए बताया कि प्रभाव व्यक्तियों, संघों, संगठनों और राज्यों के बीच संबंध है जिसमें एक कर्ता दूसरे कर्ता को वह करने के लिए प्रेरित करता है जिसे वह पहले नहीं करता। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर ध्यान दे। रो का कहना है कि प्रभाव के महत्व को मान लेने के बाद दमन और शक्ति निरर्थक हो जाती है।
ऐसे ही लॉसवेल कहते हैं, प्रभाव मूल्य स्थिति और किसी व्यक्ति या समूह की क्षमता है। अगला प्रश्न है प्रभावकर्ताओं के मध्य एक संबंध है जिसमें एक कर्ता अन्य कर्ताओं को यह कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है जिसे उन्होंने अन्यथा निष्पादित नहीं किया होता। तो ये कथन भी रॉबर्ट डहल का है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमोशन शब्द लिया गया है प्रोमो वर्ड से, यह किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, फ्रेंच भाषा या रोमन भाषा। प्रमोशन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। प्रोमो वर्ड शब्द लैटिन भाषा का है। लैटिन के पश्चात फ्रेंच भाषा में इस शब्द को लिया गया, उसके बाद अंग्रेजी में प्रमोशन शब्द का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता कौन हैं? ऑप्शन है आर.एम. स्टॉकडिल, चेस्टर बर्नार्ड, कुंज ओ'डनेल या फिर फिफनर। तो नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता चेस्टर बर्नार्ड हैं। चेस्टर आई बर्नार्ड को नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण का प्रणेता माना जाता है। गुणमूलक दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि सफल नेतृत्व नेता की व्यक्तित्व संबंधित विशेषताओं पर आश्रित होता है, जबकि नेतृत्व का महान व्यक्ति दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। प्रश्न है, केस पद्धति किस देश की देन है? केस पद्धति अमेरिका की देन है। अमेरिकी प्रशासन में केस पद्धति का विकास 1930 के दशक में विशेष परिस्थितियों में प्रशासक द्वारा निर्णय निर्माण करने के लिए हुआ। केस पद्धति निर्णय निर्माण करने वाले प्रशासक के निर्णयन, व्यवहार तथा उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों, चाहे वो व्यक्तिक हो, विधिक हो या सांस्थानिक, व्यक्तिक कारणों पर बल देता है। वर्तमान समय में यह पद्धति लोक प्रशासन के अध्ययन और अध्यापन का अस्थायी साधन बन गई है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में कुछ दृष्टिकोण और दूसरे सूची में विचारक के नाम दिए गए हैं, तो इसका मिलान करना है। शास्त्रीय उपागम हेनरी फेयोल से संबंधित है। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम फ्रेडरिक टेलर से, और मानवीय संबंध उपागम एल्टन मेयो से, और व्यवहारवादी उपागम हर्बर्ट साइमन से संबंधित है। इस प्रकार विकल्प डी सही आंसर होगा। प्रश्न है, पोस्ट कार्ब की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन है लूथर गुलिक, एल.डी. वाइट, विलोवी या गैलक्राइस्ट। तो पोस्ट कार्ब की अवधारणा लूथर गुलिक द्वारा दी गई है। लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक ने जिस मत को प्रतिपादित किया है उसे पोस्ट कार्ब कहा जाता है। पोस्ट नहीं है, टी नहीं है, डी है, ध्यान दें। और उसमें लेटर की संख्या 8 है, लेकिन कार्य क्षेत्र केवल 7 बताए गए हैं, जिसमें CO एक साथ है और CO का मतलब कोऑर्डिनेशन होता है। तो लोक प्रशासन प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन है। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक ने जिस मत को प्रतिपादित किया है उसे पोस्ट कार्ब कहा जाता है। पोस्ट कार्ब शब्द अंग्रेजी भाषा के 7 प्रथम अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है, जो इस प्रकार है। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO साथ में है, C अलग और O अलग नहीं है, ध्यान दें। और बार बार पूछता है CO का मतलब क्या है पोस्ट कार्ब में, तो ध्यान रखें। CO मतलब कोऑर्डिनेशन, R मतलब रिपोर्टिंग और B मतलब बजटिंग होता है।
फिर वही सवाल, पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत किसने दिया? लूथर गुलिक ने। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण संबंधित है लूथर गुलिक से। किसने प्रमुख प्रशासक के कार्यकारी कार्यों को पोस्ट कॉर्प के अंतर्गत सम्मिलित किया है? लूथर गुलिक ने। प्रश्न है, पोस्ट कॉर्प शब्द लोक प्रशासन के शब्द से जुड़ा है, तो लोक प्रशासन में पोस्ट कॉर्प लोक प्रशासन के क्षेत्र से जुड़ा शब्द है। प्रश्न है, लूथर गुलिक ने संगठन के सिद्धांत को पोस्ट कॉर्प शब्द में अभिव्यक्त किया है, जिसमें सीओ का तात्पर्य क्या होता है? आपके विकल्प है कॉरपोरेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन या कंपनी। आप बताइए सीओ का तात्पर्य क्या है? सीओ यानी कोऑपरेशन। प्रश्न है, पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण की आलोचना किसने की है? आपके ऑप्शंस हैं हेनरी फेयोल, लेविस मेरियम, उर्विक या इनमें से सभी। तो पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण की आलोचना लेविस मेरियम के द्वारा की गई है। लेविस मेरियम के अनुसार पोस्ट कॉर्प सिद्धांत अत्यंत स्वेच्छाचारी, काल्पनिक और संकुचित है, जिसने प्रशासन के वास्तविक तत्वों को कोई स्थान नहीं दिया है। इस सूत्र में पाठ्य विषय के ज्ञान के तत्व को गौण माना गया है। अगला प्रश्न है, किसने आदेश की एकता को संगठन की कार्यप्रणाली में स्वीकार नहीं किया है? ऑप्शंस हैं हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, जेडी मूने या एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो आदेश की एकता को संगठन की कार्यप्रणाली के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने आदेश की एकता को संगठन की कार्यप्रणाली में स्वीकार नहीं किया है। इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए लिखा है कि इसमें सैनिक प्रकार की चौधराहट का विकास होता है। एक व्यक्ति को अपने कार्य के लिए विभिन्न टेक्नीशियन से निर्देश प्राप्त करने पड़ते हैं। इसके बिना कर्मचारी दक्ष नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं प्रदत्त विधायन, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल या शून्यकाल। तो विधायी नियंत्रण के साधन में स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल और प्रश्नकाल आते हैं, जबकि प्रदत्त विधायन प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, प्रदत्त विधायन। प्रदत्त विधायन यानी विधायिका द्वारा अपनी विधि निर्माण की शक्ति को कार्यपालिका एवं उसके अधिकारियों को हस्तांतरित किए जाने के पश्चात कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून को प्रदत्त विधायन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? आपके विकल्प हैं हर्बर्ट साइमन, एफ.डब्ल्यू. टेलर, एफ.एम. मार्क्स या एल्टन मेयो। तो अनौपचारिक संगठन की अवधारणा एल्टन मेयो द्वारा प्रतिपादित की गई है। एल्टन मेयो ने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हैथॉन संयंत्र में प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि जब कुछ व्यक्ति दीर्घकाल तक मिलकर कार्य करते हैं तो उनमें भावनात्मक तथा व्यक्तिक संबंध विकसित हो जाते हैं। वे अपने औपचारिक संबंध से भिन्न होते हैं। इन संबंधों को ही अनौपचारिक संगठन कहा जाता है। अगला सवाल है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। मार्गेनथाउ का संबंध यथार्थवादी संप्रदाय से है। बर्नार्ड कोहेन का संबंध
निर्णय निर्माण उपागम से है। मार्टन कैप्लान का संबंध व्यवस्था सिद्धांत से है और इमाइल वर्ड का संबंध गेम थ्योरी से यानी गेम सिद्धांत से है। तो इस प्रकार आपका सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, कौन सा अनौपचारिक तथा अंगूरलता संचार का उदाहरण है? अनौपचारिक या अंगूरलता यानी ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का उदाहरण है। एकल छोर, गप्पे मारना, संभावनाएं, उपयुक्त सभी। तो सही विकल्प है अनौपचारिक या अंगूरलता या ग्रेप वाइन संचार का उदाहरण है एकल छोर, गप्पे मारना और संभावनाएं। अनौपचारिक या अंगूरलता संचार या ग्रेप वाइन संचार का कोई क्रम नहीं होता है, किंतु उनका एक आधार यानी एकल छोर अवश्य होता है जहां से संचार का प्रेषण होता है। कई बार ये अनौपचारिक वार्ताएं अफवाहों यानी गप्पों का रूप ले लेती है। इन सभी कठिनाइयों के कारण अंगूरलता प्रणाली को संगठन में अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। इस संचार प्रणाली में संभावना ही रहती है, सत्यता नहीं। अगला प्रश्न है, कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? आदेश की एकता फ्यूल से संबंधित है। नियंत्रण का विस्तार उर्विक से संबंधित है। पद सोपान मुने से संबंधित है, जबकि प्रदत्तीकरण फेरेल से संबंधित नहीं है। इस प्रकार गलत विकल्प है ऑप्शन डी। प्रश्न है, आदेश की एकता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? आदेश की एकता का तात्पर्य अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना होता है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। फिफ्नर तथा प्रेस्थस के अनुसार आदेश की एकता से यह आशय है कि किसी संगठन का प्रत्येक सदस्य एक और केवल वरिष्ठ अधिकारी के प्रति ही जवाबदेह होगा। प्रश्न है, पद सोपान का अर्थ क्या होता है? पद सोपान यानी उच्च का निम्न पर नियंत्रण। विकल्प बी सही उत्तर है। पद सोपान का अर्थ उच्च का निम्न पर नियंत्रण है। इसका आशय पिरामिड शैली में बने एक ऐसे संगठन से है जिसमें उच्चतर से निम्नतर की ओर सत्ता का संचालन बना रहता है। पद सोपान के अंतर्गत संगठन में सत्ता, आदेश और नियंत्रण क्रमशः एक एक स्तर से गुजरते हुए ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन पद सोपान की मौलिक विशेषता में से एक विशेषता नहीं है? आपके विकल्प हैं आदेश की एकता, निर्देश की बहुलता, उत्तरदायित्व की अनुरूप सत्ता या उचित माध्यम का सिद्धांत। तो पद सोपान की मौलिक विशेषता में नहीं आता है निर्देश की बहुलता। विकल्प बी सही उत्तर होगा। निर्देश की बहुलता पद सोपान की मौलिक विशेषता में नहीं है। पद सोपान की मौलिक विशेषता आदेश की एकता का पालन होता है, उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता का प्रत्यायोजन होता है, कार्य करने का उचित मार्ग यानी प्रॉपर चैनल पद सोपान की विशेषता होता है। संगठन की इकाइयां परस्पर संबद्ध और एकीकृत होती हैं। पद सोपान में स्तरों का विभाजन करके नेतृत्व का निर्धारण किया जाता है। इसमें संचार निश्चित माध्यम से होकर गुजरता है।
अगला प्रश्न है, पद सोपान बल देता है। किस पर पद सोपान बल देता है, इसकी पहचान करना है। आपके विकल्प हैं, संगठन की इकाइयों के विभाजन पर पद सोपान बल देता है, पिरामिडीय संरचना पर बल देता है, उत्तरदायित्व नीचे से शीर्ष की ओर पर पद सोपान बल देता है, या उपयुक्त सभी पर। तो यहाँ पर सही जवाब होगा उपयुक्त सभी पर पद सोपान बल देता है। यानी पद सोपान संगठन की इकाइयों के विभाजन पर, पिरामिडीय संरचना पर और उत्तरदायित्व नीचे से शीर्ष की ओर होने पर बल देता है। पद सोपान के अंतर्गत संगठन में प्रशासनिक क्रियाकलापों को इकाइयों और उप इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। साथ ही साथ ये इकाइयाँ समाहित भी रहती हैं। इनमें संगठन का ढांचा पिरामिडीय आकार का होता है और सर्वोच्च अधिकारी शीर्ष पर विराजमान रहता है। उत्तरदायित्व का निर्धारण नीचे से शीर्ष की ओर होता है, क्योंकि प्रत्येक नीचे का कर्मचारी अपने से उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, ओ और एम संबंधित है किससे? रीटेक। ओ और एम अंग्रेजी भाषा में ऑर्गेनाइजेशन और मेथड का शॉर्ट फॉर्म है। इसे हिंदी में संगठन एवं प्रणाली कहते हैं। भारत तथा ब्रिटेन में ओ और एम का यही अर्थ लिया जाता है, जबकि अमेरिका में कभी कभी इसे विस्तृत अर्थ में लिया जाता है। वहाँ इसे संगठन तथा प्रबंध के रूप में लिया जाता है। प्रश्न है, पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए किसने पूल व्यवस्था का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है W.F. बिलोवी, L.D. वाइट, हेनरी फेयोल या P.F. एप्पलबी। तो यहाँ पे सही जवाब है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए पूल व्यवस्था का प्रतिपादन किया था। पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए हेनरी फेयोल ने पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किया। हेनरी फेयोल इसे गैंगप्लैंक के नाम से पुकारते हैं। इसका मतलब होता है लेबल जंपिंग। इस व्यवस्था के द्वारा एक विभाग या उप विभाग का कर्मचारी सीधे दूसरे विभाग या उप विभाग के कर्मचारी से संपर्क स्थापित कर सकता है। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन को अध्ययन विषय के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन को अध्ययन विषय के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त है। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1887 में हुआ। वुड्रो विल्सन, जो उस समय प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक थे, लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं। उन्होंने अपने लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1887 में आई थी, उसमें राजनीति व प्रशासन को अलग अलग बताया। वुड्रो विल्सन की एक तो लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं, दूसरे वे राजनीति और प्रशासन के पृथक्करण में विश्वास रखते हैं। वुड्रो विल्सन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। लोक प्रशासन के पितामह किसे माना जाता है? वुड्रो विल्सन को। किसने पद सोपान को स्केलर पद्धति का नाम दिया है? तो मूने एंड रेले ने पद सोपान को स्केलर पद्धति का नाम दिया है स्केलर प्रोसेस। लोक प्रशासन का संबंध किससे है? राजनीति से है, अर्थशास्त्र से है, मनोविज्ञान से है या सभी से है? तो लोक प्रशासन का संबंध इनमें से सभी के साथ है। वर्ष 1970 के बाद लोक प्रशासन का अंतर विषयक दृष्टिकोण उभर कर सामने आया। राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और प्रबंध शास्त्र के साथ लोक प्रशासन के गहरे संबंध स्थापित हुए।
अब प्रशासन की गतिविधियां तथा तत्कालिक मुद्दों पर विशेष रूप से विचार किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन में लोक शब्द का तात्पर्य क्या है? ऑप्शंस हैं जनता, समाज, कार्यपालिका या सरकार। तो लोक प्रशासन में लोक शब्द का अर्थ है जनता, अर्थात जो प्रशासन आम लोगों के लिए है वही लोक प्रशासन है। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया? तो लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1812 में फ्रांस में किया गया। एक फ्रांसीसी लेखक थे जीन बोनिन, जो 1812 में लोक प्रशासन के सिद्धांत नामक विषय की एक पुस्तक लिखी। इन्होंने नेपोलियन के शासनकाल में सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशासनिक संहिता का मसौदा तैयार किया। प्रश्न है, लोक प्रशासन पर न्यायालय के नियंत्रण की दशा कौन सी है? तो आपको पहचानना है कि लोक प्रशासन पर न्यायालय के नियंत्रण की दशा कौन सी है। ऑप्शंस हैं अधिकार क्षेत्र का अभाव, ऑप्शन बी विवेक का अनुचित उपयोग, ऑप्शन सी प्रक्रिया संबंधी त्रुटि और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो लोक प्रशासन पर न्यायालय निम्न दशाओं में हस्तक्षेप कर नियंत्रण कर सकता है। अगर अधिकार या सत्ता का दुरुपयोग हो, या फिर अधिकार क्षेत्र का अभाव हो, या वैधानिक त्रुटि हो, या तथ्य शोधन या जांच में दोष हो, या प्रक्रिया संबंधी दोष हो, तो न्यायालय लोक प्रशासन पर नियंत्रण कर सकता है। प्रश्न है, नवीन लोक प्रशासन के उदय एवं विकास में कौन सी घटना सहायक रही है? तो आपके विकल्प है सार्वजनिक सेवाओं संबंधित उच्च शिक्षा पर हानि प्रतिवेदक, जो 1967 में आया था। ये लोक प्रशासन के उदय एवं विकास की सहायक घटना है, सही है। मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन 1968, ये भी नवीन लोक प्रशासन के उदय एवं विकास संबंधी सहायक घटना है। ऑप्शन सी ड्वाइट वाल्डो द्वारा संपादित पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971 भी नव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उदय और विकास में सहायक घटना रही है, अर्थात इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न है, 1968 का मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन संबंधित है किससे? लोक प्रशासन से, नवीन लोक प्रशासन से, निजी प्रशासन या संगठन से? तो 1968 का मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन नवीन लोक प्रशासन से संबंधित है। 1968 के मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन के पश्चात लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी नए विचारों का सूत्रपात हुआ है और इन विचारों को नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा दी गई है। वर्ष 1971 में फ्रैंक मेरिनी द्वारा संपादित एक पुस्तक नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मिन्नो-ब्रुक पर्सपेक्टिव के प्रकाशन के साथ ही नवीन लोक प्रशासन को मान्यता प्राप्त हुई है। प्रश्न है, मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के कौन से 4 मुख्य मुद्दों पर बहस की गई थी? तो मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के 4 प्रमुख मुद्दे जिस पर बहस हुई थी वो थे प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन। प्रश्न है, नवीन लोक प्रशासन मुख्यतः संबंध है। नवीन लोक प्रशासन का संबंध है लोक प्रशासन के मानवीय अभिमुखन से। लोक प्रशासन के शास्त्रीय मूल्य
दक्षता, मितव्ययिता, उत्पादकता एवं केंद्रीकरण रहे हैं। वहीं नवीन लोक प्रशासन मानववाद, विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, बहुवाद, व्यक्तिगत वृद्धि, व्यक्तिगत गरिमा आदि का समर्थन करता है। नवीन लोक प्रशासन मूल्य तटस्थता को स्वीकार करता है। वह नागरिक सहभागिता, अधिकारी तंत्र पर नियंत्रण और नौकरशाही के उत्तरदायित्व का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी एक विशेषता नौ लोक प्रबंध की नहीं है? तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की विशेषता नहीं है, उसे उसकी पहचान करना है। नौ लोक प्रबंध की विशेषता स्थानीयकरण है, बाह्यकरण है, विनौकरशाहीकरण है, जबकि राजनीतिकरण नौ लोक प्रबंध की विशेषता की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन केंद्रीकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है? तो देखते हैं विकल्प। केंद्रीकरण आपातकाल से निपटने में प्रभावी होता है, तो ये विकल्प सही है। दूसरा विकल्प है, यानी इससे कार्य के दोहराव से बचाव होता है, ये भी सही है। ये केंद्रीकरण की विशेषता है। ऑप्शन सी है, यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है, तो ये दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन डी, यह मानव एवं पूंजीगत संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायक होता है, तो ये भी सही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो केंद्रीकरण के गुणों के बारे में असत्य कथन को पूछ रहा है, वो कथन है ऑप्शन सी। कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति का विकास विकेंद्रीकरण का गुण है। संघात्मक शासन प्रणाली में इस प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है। भारत जैसे देश में पंचायती राज की स्थापना के साथ कार्यपालिका की तीसरी पंक्ति का विकास दृष्टिगत होता है। प्रश्न है, कौन सा दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है? ऑप्शन है सिद्धांतवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन बी राजनीतिक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी प्रशासनिक दृष्टिकोण या ऑप्शन डी दोहरी भूमिका दृष्टिकोण। तो विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है मतवादी या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण। सिद्धांतवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत संगठनों की कार्यक्षमता और प्रभाव उत्पादकता पर बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है? ऑप्शंस हैं, लोक सेवाओं में बढ़ती हुई व्यावसायिकता ने, तो नियंत्रण के क्षेत्र को ये तो प्रभावित करता है। सूचना क्रांति ने भी नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित किया है। ऑप्शन सी, संगठन में स्वचालित प्रक्रियाओं के अधिकाधिक प्रयोग ने भी नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित किया है, जबकि सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती हुई सर्वसहमति ने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है। इस प्रकार सही विकल्प हो जाएगा डी। प्रश्न है, नेतृत्व के पथलक्ष्य सिद्धांत के समर्थक कौन थे? ऑप्शंस हैं, मार्टिन जी वंस, रॉबर्ट जे हाउस या दोनों ही नहीं। तो नेतृत्व के पथलक्ष्य सिद्धांत के समर्थक मार्टिन जी इवांस और रॉबर्ट जे हाउस दोनों ही है, यानी ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही है। नेतृत्व के पथलक्ष्य सिद्धांत यानी पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप के प्रारंभिक प्रतिपादक रॉबर्ट जे हाउस हैं,
किंतु बाद में इसे हाउस और मिचेल्स द्वारा विकसित किया गया है। यह विचारधारा अह्यो स्टेट नेतृत्व अध्ययन और अभिप्रेरणा के प्रत्याशा सिद्धांत से संबंधित है। पथलक्ष्य विचारधारा का इस बात पर बल है कि नेता अधीनस्थों को पथलक्ष्यों तथा आवश्यकता संतुष्टि के प्रति उनके अवबोध को प्रभावित कर संगठनात्मक प्रभावशीलता को अनुकूलतम बना सकते हैं। प्रश्न है, अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन है पीटर ड्रकर, एफ.डब्ल्यू. टेलर, मैकग्रेगर या एस.ई. फाइनर। तो अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं। टेलर की मान्यता है कि काम का संबंध पारिश्रमिक से जोड़ देने से कर्मचारी अधिक काम करने के लिए अभिप्रेरित होगा, अर्थात अधिक पैसा कमाने के लिए वे अधिक कार्य करेंगे। इसी मान्यता के आधार पर उन्होंने विभेदात्मक मूल्य दर पद्धति की अनुशंसा की है। प्रश्न है, मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है, यह कथन संबंधित है। तो ये कथन एल.डी. वाइट से संबंधित है कि मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है। एप्पल वाइट, मैकफार्लैंड, एल.डी. वाइट, चेस्टर बर्नार्ड, मार्शल, डिमार्क, अलेक्जेंडर लाइसन, जेम्स डी मूने आदि विद्वानों ने मनोबल के प्रमुख व्याख्याकार हैं। इनकी परिभाषाएं देखते हैं हम। एल.डी. वाइट कहते हैं कि मनोबल एक व्यक्ति या समूह की अंतर्निहित संपत्ति है। वहीं चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार मनोबल एक स्वप्रेरित प्रेरणा है जो लोक सेवकों के दिल और दिमाग में निवास करती है। इन गुणों में निश्चय, आत्मविश्वास, उत्साह, साहस आदि सम्मिलित है। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि मनोबल संगठन में लोक सेवक की मानसिक स्थिति है। यह संगठन की जीवन शक्ति है। यह एक आंतरिक गुण है। यह व्यक्तियों तथा समूहों की मानसिक अभिवृत्तियों में निवास करती है। यह किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में एक समूह के सदस्यों की निरंतर लगन के साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता है। प्रश्न है, स्टाफ एजेंसी का सही कार्य कौन सा है? स्टाफ एजेंसी का सही कार्य है मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना। स्टाफ एजेंसी मुख्य कार्यपालिका के सहायक के रूप में कार्य करती है। इसका कार्य कार्यपालिका को परामर्श देना होता है। मूने ने स्टाफ अभिकरण के कार्यों के 3 पहलू माने हैं। पहला सूचना संबंधी, दूसरा परामर्श संबंधी और तीसरा पर्यवेक्षण संबंधी। स्टाफ एजेंसी सूत्र एजेंसी को प्रशासन के प्रत्येक कार्य के संबंध में अपनी राय देती है। इससे निर्णय लेने में सुविधा होती है और इसके द्वारा दिए गए परामर्श को मानना या न मानना सूत्र अभिकरण पर निर्भर करता है। प्रश्न है, सत्ता सहमति मॉडल की रचना की किसने? ऑप्शन है मेयो, विलियम जी स्कॉट, हर्बर्ट साइमन या बर्नार्ड ने। तो सत्ता के सहमति मॉडल की रचना चेस्टर बर्नार्ड ने की है। चेस्टर बर्नार्ड को लोक प्रशासन में समाज व्यवस्था सिद्धांत का आध्यात्मिक पिता तथा व्यवहारवादी आंदोलन का जनक माना जाता है। बर्नार्ड के अनुसार संगठन सहयोगशील प्रणाली है। सहयोग प्रयोजनों को पूरा करने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता में उत्पन्न होता है जिसे वह अकेले प्राप्त नहीं कर सकता। इसके परिणाम स्वरूप संगठन अन्य व्यक्तियों का सहयोग लेता है। बर्नार्ड के अनुसार संगठन के 3 तत्व हैं: संचार, सहयोग की भावना और सामान्य प्रयोजन जो कि कॉमन हो। अगला प्रश्न है, हूवर आयोग ने किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की? तो हूवर आयोग ने प्रयोजन के आधार पर संगठन के निर्माण की सिफारिश की।
अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का अधिकार है। तो सूत्र अभिकरण के पास प्रशासकीय कार्य संपादन का अधिकार होता है। संगठन का प्राथमिक कार्य सूत्र अभिकरण द्वारा संपन्न किया जाता है। इनके हाथ में शक्ति होती है जिसके आधार पर ये निर्णय ले सकते हैं अथवा आज्ञाएं प्रसारित कर सकते हैं। व्हाइट के अनुसार सूत्र अभिकरण उन प्राथमिक उद्देश्यों से संबंधित रहती है जिनके लिए शासन स्थापित किया जाता है। तो यहाँ लोक प्रशासन के भाग 2 का समापन होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।